हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय के लिए लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए आगे लाता रहूँगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न रहेंगे और वो भी नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे, जिसमें कि सभी मिक्स रहेगा। ग्रामर, लिटरेचर जो भी है, साहित्य, कहानी और उपन्यास जितने भी हैं जो सिलेबस में है, उन सभी को कवर कर यहाँ पे प्रश्नों को लाया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अंग होते हैं, यानी भाषा के अंग क्या होते हैं। ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य, उपरोक्त सभी। यानी भाषा के जो अंग होते हैं ये सभी होते हैं, यानी वर्ण भी होता है, शब्द भी होता है और वाक्य भी होता है। इसीलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी सिलेबस में जो टॉपिक था उन सभी से क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र में नाथ योगियों, महानुभाव संप्रदाय, वारकारी संप्रदाय तथा विठल संप्रदाय ने दूर दूर तक हिंदी का प्रचार किया। 18वीं शताब्दी में पेशवा, सिंधिया तथा होलकर आदि मराठा घराने हिंदी में अपना राज्यकार्य करते थे। ऑप्शन सी में है, मराठी और हिंदी की लिपि देवनागरी है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे बोल रहा था कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है, सत्य कथन के बारे में पूछ रहा था। तो ये सभी कथन जो है कि सत्य कहा गया है यहाँ पर, इसलिए इसका भी आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, भाषा शब्द भंडार की दृष्टि से पुरानी हिंदी किसके बीच की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ऑप्शन है अपभ्रंश, अवहट, मध्यकालीन हिंदी, उपरोक्त सभी। तो ये जो शब्द भंडार की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो पुरानी हिंदी जो है अपभ्रंश, अवहट और मध्यकालीन हिंदी के बीच की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सी दो नई व्यंजन ध्वनियों की उत्पत्ति अवहट भाषा के विकास के क्रम में हुई है। यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सी दो नई व्यंजन ध्वनियों का, यानी स्वर और व्यंजन आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो व्यंजन ध्वनियों के बारे में पूछ रहा है कि उसकी उत्पत्ति जो है वह अवहट भाषा के विकास के क्रम में हुई है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढ। यहाँ पे देख रहे हैं ढ, और ये ढ जो हुआ, ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है अवहट भाषा के विकास के क्रम में हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा की प्राचीनता को इंगित करने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ कहा जा सकता है। यानी कि जो डिंगल भाषा है उसकी जो प्राचीनता है उसे इंगित करने वाला जो सर्वप्रथम जो पहला ग्रंथ है वह कौन सा है। यहाँ पे सर्वप्रथम ग्रंथ जो है कि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिसलदेव रासो। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डिंगल का काल कब से कब तक माना गया है। यानी जो डिंगल है उसका काल जो है कब से कब तक जो है माना गया है। तो ये जो डिंगल का जो काल था वह 10वीं शताब्दी से लगभग 20वीं शताब्दी तक जो है कि माना गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, संपर्क का अर्थ होता है। यानी जो संपर्क देख रहे हैं, इस संपर्क का अर्थ जो है कि बताना है क्या होता है। तो
तो ऐसे आप जानते होंगे संपर्क का मतलब होता है किसी को जोड़ना, ठीक है, यानी कि जोड़ने वाली जो भाषा होता है उसी को हम संपर्क कह सकते हैं। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स। आगे आप लोग को जो कि कहानी, उपन्यास जो भी है, ग्रामर, इन सभी से जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। और ये प्रश्न जो है कि एग्जाम में यहीं से जो है कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भी। तो अगला प्रश्न जो है, संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी जो संचार माध्यम है इसे जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। संचार माध्यम जो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम शब्द में, ये आप समझ रहे हो संचार माध्यम आप समझ ही रहे होंगे 3 कौन कौन सा हो जाएगा। मौखिक कह सकते हैं, लिखित कह सकते हैं, जो फिर या इंडिकेट जो करते हैं, इंगित जो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तत्सम शब्द में तत् का अर्थ है, यानी तत्सम जो शब्द है इसमें तत् का अर्थ जो है कि क्या होता है सो बताना है आप लोग को। तत् का मतलब होता है यहाँ पे वह, और यह जो है कि संस्कृत वर्ड है तत्, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ हो जाएगा वह होगा, क्या होगा, तो वह हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देशज शब्द को किसने अज्ञात व्युत्पत्तिक कहा है, यानी जो देशज शब्द है इसे किसके द्वारा जो है कि अज्ञात व्युत्पत्तिक जो है कि कहा गया है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें राइट आंसर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा का विकास कितने रूप में होता है। तो भाषा का विकास जो है यहाँ पे आप देखते होंगे जो ऑप्शन है इसमें से डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी कि भाषा का विकास जो है वह 5 रूपों में होता है। कितने रूप में, 5 रूप में। फ्रेंड्स जो है आप लोग जो है कि इसका तैयारी जो है कि कर चुके होंगे। तो आपकी तैयारी को जांचने के लिए जो है कि मैं यह प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आप जो है कि इसे ध्यान से ज़रूर देखें, और ये भी देखेंगे कि आप कितना जो है क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आप हमारे आंसर से पहले आप अपने मन में सोच लीजिएगा, और लास्ट में आप देखिएगा कितना जो है कि आपका गलत होता है और कितना सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषा में विकास जिन कारणों से होता है उन्हें कितने वर्गों में रखा जाता है। यानी यहाँ पे ये तो हो गया, ये जो क्वेश्चन है भाषा में जो विकास जो होता है जिस भी कारण से होता होगा उसे जो कितने वर्गों में रखा गया है, तो 2 वर्गों में रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य हेतु लोजाइन्स ने कितने विशेषताओं को आवश्यक माना है। यानी लोजाइन्स जो हैं इन्हें ये जो है कि कितने विशेषताओं को जो है कि आवश्यक जो है कि माने हैं, आवश्यक, ठीक ना, आवश्यक माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि आचार्य वामन ने किसे काव्य प्रयोजन माना है। यानी आचार्य वामन के द्वारा जो है ये जो है कि किसे जो कि काव्य प्रयोजन को मानते हैं। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं, यानी कीर्ति यानी कि यश और प्रीति यानी कि आनंद, दोनों को जो है काव्य प्रयोजन माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रिचर्ड्स की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी कृति है। यानी जो रिचर्ड्स जो थे उनकी जो प्रसिद्धि है, जो विख्यात ये जो हैं इनका जो आधार है कौन सी कृति पे जो है कि इनको प्रसिद्धि मिली है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं बियॉन्ड, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म और मेंसियस ऑफ द माइंडी और इंटरप्रेशन हिचिंग। तो इसमें से जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन बी, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म जो है इसी के आधार पर जो है कि इन्हें प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के किस कृति को स्वच्छतावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ हैं इनके कौन सा कृति था जिसे स्वच्छतावाद का घोषणा पत्र जो है कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिरिकल बैलेड्स, ऑप्शन सी इज राइट।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्यालयीय हिंदी के प्रमुख कार्य हैं। कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य हैं, तो इसका कार्य है प्रारूपण, प्लवन, पत्र लेखन, टिप्पणी और प्रतिवेदन, संक्षेपण। ये सभी कार्य जो हैं कार्यालय हिंदी के मतलब प्रमुख कार्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो है यह कार्यालय पत्र में आता है। परिपत्र जो होता है यह कार्यालय की श्रेणी में आता है, तो यानी यह कार्यालय पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, विद्यापति शीर्षक कविता में राधा के हृदय में कौन विराजमान है? आप अगर कविता पढ़े होंगे, विद्यापति शीर्षक जो कविता था, इसमें बताया जा रहा है कि राधा जो होती है उसके हृदय में कौन विराजमान होती है? तो आप जानते भी होंगे कौन? कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही हो जाएगा, कृष्ण। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पर्चा को अंग में कबीर ने ब्रह्मा किसे कहा है? पर्चा को अंग ये जो था कविता, इसमें कबीर जो है कि ब्रह्मा किसे माने हैं? तो यहाँ पे जो है कबीर के द्वारा जो है अलौकिक, अगोचर और अनंत, इन सभी को जो है कि ब्रह्मा जो है कि माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, सूरदास के विरह के पद में योग किसके समान है? जो विरह के पद है, यह सूरदास का जो विरह के पद था, इसमें जो किसके समान यह था ये आप लोगों को बताना है। तो यह जो था कड़वी ककड़ी के जैसा था, यानी जो कड़वी ककड़ी जो होता है उसी के जैसा इसका मतलब ये जो विरह के पद था इसी के समान था, कड़वी ककड़ी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका में तुलसीदास अपने हठी मन की तुलना किससे करते हैं? यानी जो विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो हठी मन का जो होता है तुलना जो है कि किससे किया गया है ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, प्रसव पीड़ा भोगने वाली जो नारी होती है उसी के समान जो उसी से जो तुलना जो है यहाँ पर किया गया, प्रसव पीड़ा भोगने वाली नारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहारी लाल के दोहे में जब कृष्ण अपने अधेरों यानी कि होठ पर मुरली रखते हैं तब वह किसकी तरह हो जाती है? यानी बिहारी लाल का जो दोहा था, दोहे में क्या होता है कि जब कृष्ण अपने अधरों यानी कि होठ, यहाँ पे होठ पर जो है कि मुरली रखते हैं तब यहाँ पे बताना है कि वह किसकी तरह हो जाती है। ये आंसर इसका जो होगा इंद्रधनुष की तरह, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे, रसखान के सवैया में पैरों में पैजनी और कमर में पीली कसौटी कौन पहना है? यानी रसखान का जो सवैया जो कविता है इसमें जो है पैरों में पैंजनी और कमर में पीली कसौटी कौन पहनी हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कृष्ण जो होते हैं ये जो होते हैं कि पैरों में पैजनी और कमर में कसौटी जो है पहने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे, घनाक्षरी शीर्षक कविता में नायक कौन है? यानी जो घनाक्षरी कविता जो है इसमें नायक के बारे में बताना है कि कौन जो है कि इसमें नायक होता है। तो इसमें शिवाजी नाम जो का जो व्यक्ति होता है वही इसमें मुख्य नायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आगे प्रश्न है, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कवित में विरहनी के नेत्र किस फूल के समान लाल हो गए? तो किस फूल के समान लाल हो गए ये बताना है। तो पलाश के फूल के समान जो है कि लाल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलराम कविता में मैथिली शरण गुप्त ने किसके माध्यम से कृष्ण को संदेश दिया है? जो बलराम कविता है इसमें मैथिली शरण गुप्त जो कवि होते हैं इसमें जो है कि किसके द्वारा कृष्ण को संदेश दिया जाता है? तो बलराम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर बताइए कि लेखन ने मजदूरीन युवती को किस पथ पर देखा है? तो यहाँ पे तोड़ती पत्थर ये कविता है और इसमें जो है कि बताना है कि लेखक ने जो मजदूरीन होती है इसमें युवती को जो है कि किस पथ पर जो है कि देखते हैं, यानी झांसी, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद।
ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता में गंगा के स्थिर जल में नौका के चलने से जो हिलोरें उठती थी उसमें किसका प्रतिबिंब छलकता था। तो यहाँ पे जो नौका विहार कविता है इसमें गंगा के स्थिर जल में जो नौका के चलने से जो हिलोरें उठते थे, इसमें यदि देखा जाएगा तो यहाँ पर जो व्योममंडल होते हैं उसका प्रतिबिंब जो है छलकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सजल है कितना सवेरा कविता में ओस की बूंदों को किस रूप में दर्शाया गया है। तो आंसू के रूप में जो है दर्शाया गया है। ऑप्शन ए इज राइट, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, बीती विभावरी प्रसाद जी के कौन से काव्य संग्रह में संकलित जागरण गीत है, यानी कौन से काव्य संग्रह में संकलित एक जागरण गीत है। तो लहर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लहर। अगला प्रश्न, हिमालय का संदेश कविता में भारत किसको ऊंचाई देने वाला स्वप्न है। यानी हिमालय का संदेश कविता जो है इसमें भारत किसको ऊंचाई देने वाला स्वप्न है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि, भूमि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सन्नाटा बुनता हूँ कविता के आधार पर बताए कि कलाकार एक बार मन को पहचान कर उसे मुखर बनाने के लिए किसका चुनाव करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा स्वर ताल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शासक कविता में राजघाट पर बापू की वेदी के आगे क्या बहाया जाता है। तो क्या बहाया जाता है, अश्रु, अश्रु यानी कि आंसू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, युद्ध की स्थिति कविता में कवि जिंदा रहने के लिए प्रत्येक क्षण किसमें शामिल होने की बात करता है, यानी किसमें शामिल होने की जो है कवि जो है कि बात करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध में शामिल होने की बात जो है किया जाता है कवि के द्वारा। नेक्स्ट है, मोचीराम शीर्षक कविता में मोचीराम को हर आदमी क्या दिखाई देता है। तो मोचीराम जो शीर्षक कविता है इसमें जितने भी मोचीराम को जो होते हैं वह हर व्यक्ति जो होता है, जितने भी वहाँ पे व्यक्ति होते हैं, जितने व्यक्ति को वह देखता है तो उसे जो है एक जोड़ी जूता जो है कि दिखाई देता है। यानी आदमी क्या दिखाई देता है, तो एक जोड़ी जूता जो है कि उसे दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास के आधार पर मिस्टर खन्ना निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के प्रतीक हैं। यानी जब आप गोदान उपन्यास पढ़े होंगे तो यहाँ पे बताना है कि जो मिस्टर खन्ना जो होते हैं वह किस व्यवस्था के प्रतीक जो होते हैं। यानी मिस्टर खन्ना क्या होते हैं, वहाँ पे कौन से व्यक्ति, किस तरह के व्यक्ति होते हैं, जैसे राजनीतिवादी, सामंतवादी, साम्राज्यवादी या फिर पूंजीवादी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी। यानी वह जो होते हैं कि बिजनेसमैन होते हैं, यहाँ पे पूंजीवादी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, गोदान उपन्यास के आधार पर गोबर धनिया से लड़ झगड़ कर झुनिया के साथ कहाँ चला जाता है। यानी गोबर जो है धनिया से लड़ झगड़ कर जो है वह बाहर कमाने के लिए चला जाता है अपने घर से, अपने शहर से, अपने गांव से जो है कि वह दूर चला जाता है लड़ झगड़ कर, और वहाँ पे बाहर में काम की तलाश में वह जाता है। तो वही बताना है कि वह कहाँ चला जाता है, तो वह लखनऊ चला जाता है। कहाँ पे, लखनऊ। ऑप्शन इसका जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोदान पाठ में होरी अपनी बेटी जिसका नाम था सोना की शादी किससे कर्ज लेकर करता है। यानी गोदान पाठ में जो होरी जो होता है अपनी बेटी जो सोना होती है जिसका नाम, उसकी शादी जो है कि कर्ज लेकर करता है। और यहाँ पे बताना है कि किससे कर्ज लेता है, तो नोहरी से। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे की गोदान पाठ में गोबर शहर से कितने रुपये कमाकर लाया था। जब गोदान जो उपन्यास इसमें जो क्या होता है, गोबर जिसका मूल नाम गोवर्धन था, तो यहाँ पे क्या होता है कि गोबर जो है कि बाहर जाता है, तो यहाँ पे बताना है कि कितना रुपया जो है कि कमाकर पैसा लाता है। तो 200 रुपया जो है कि वह कमाकर लाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल पाठ पर के आधार पर रामदास अपनी झोली से कितने रुपये का नोट
लड़ सिंह दास के आगे फेंकता है। तो कितने रुपये का नोट फेंकता है? तो 5 रुपये का नोट वह फेंकता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे कि मैला आंचल उपन्यास का छालसी नामक पात्र किसके विशेषज्ञ था? यानी छालसी नामक जो पात्र था वह किसका विशेषज्ञ था, ये बताना है। तो यहाँ पे जादू टोना, जड़ी बूटी, ओझाई और लोकगीत, इन सभी का जो है कि विशेषज्ञ था। तो ऑप्शन डी इसका जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, छालसी नामक एक पात्र था, व्यक्ति था, जो इन सभी में विशेषज्ञ उसे मतलब माना जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वह सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। मैला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु ने गरीबों का शोषण किस रूप में होता हुआ दिखाया है? तो गरीबों का जो शोषण होता है इसमें फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है एक यथार्थवादी के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल पाठ में कालीचरण के नेतृत्व में मेरीगंज गांव के किसान किस रंग के झंडे मछमरी के लिए निकलते हैं? यानी कि किस रंग के जो झंडा होता है उसे लेकर जो है झंडे मछमरी के लिए जो है कि निकलते हैं जो भी किसान लोग हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, हरा झंडा, पीला झंडा, बैगनी झंडा और लाल झंडा। तो इसका राइट आंसर होगा लाल झंडा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न, श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास के माध्यम से समाज के डैश को सामने रखा है? यानी जो समाज का जो चरित्र है उसे जो है कि सामने रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 46 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि प्रत्येक समाज का क्या होता है? यानी जो राग दरबारी पाठ है इसके आधार पर बताना है कि जो भी समाज होता है प्रत्येक समाज का जो है कि क्या होता है। तो प्रत्येक जो समाज होता है उसका अनुशासन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। आगे है, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि शिवपालगंज किस राज्य में स्थित है? तो शिवपालगंज जो था यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। ऑप्शन इसका जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी पाठ के अनुसार यह उपन्यास किस क्षेत्र से लिया गया है? वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी यह जो राग दरबारी जो देख रहे हैं, यह जो पाठ था इसमें यह जो उपन्यास था किस क्षेत्र से लिया गया है और वहाँ पे मतलब जिस क्षेत्र से लिया गया, पूछा जिस क्षेत्र से लिया गया है वहाँ पर कौन सी भाषा जो है कि बोली जाती है इसके बारे में बताना है। तो वहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मधुआ कहानी में ठाकुर साहब को क्या सुनने का शौक था? तो जो मधुआ कहानी होता है उसमें जो ठाकुर होता है उसे कहानी सुनने का शौक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी के आधार पर बताएं कि ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? तो ठाकुर सरदार सिंह का लड़का जो है वह लखनऊ में पढ़ता था। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो किसमें से तेज बदबू आई? यानी जब लोटा जो है कि मुंह में लगाता है तो किसमें से जो है कि उसे तेज बदबू आती है? जैसे शरबत था, पानी था या दूध था, या इनमें से कोई नहीं। तो उस लोटा में जो था वह जो लोटा जब मुंह में लगाता है तो उसमें जो है कि पानी की जो बदबू जो होता है उसे जो है कि सुनाई देता है पानी की बदबू। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी ने किसके लिए कहा कि शेर का मुंह अधिक भयानक न होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे महंगू और ठाकुर साहब, जोखू और साहू जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठाकुर साहब। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में राज्य कन्या को किसके बीच घिरी रहकर भी सुना सुना लगता है? यानी जो नीलम देश की राज्य कन्या ये कहानी था, इसमें जो राज्य कन्या होती है बताना है कि मतलब जो ये जो राज्य कन्या होती है किसके बीच जो है कि रहने के बाद भी उसे सुना सुना जो है कि लगता है। ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, तरुणी संगिनियों, किन्नरी बालाएँ, गंधर्व बालाएँ और राजकुमार।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरुणी संगनियों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में किन्नरी को किसके इच्छा अनुसार उपहार लाने को कहा गया? तो किसके अनुसार, इच्छा अनुसार? तो राजपुत्र के। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि बर्मा से भारत आते समय निम्नलिखित में से किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई? डॉक्टर मुखर्जी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेज से पेयर बुक कौन उठाया था? मेज से पेयर बुक जो होता है वह कौन उठाता है? तो फादर एलमंड, यानी ऑप्शन सी जो है इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक मनुष्य के किस भावना को इंगित करता है? तो दिल्ली में एक मौत ये कहानी जो है इसमें लेखक जो है कि मनुष्य का जो संवेदनहीनता जो होता है, संवेदनहीनता, उसी के बारे में जो है कि यहाँ पर बताया जाता है, उसी की भावना को जो है कि इंगित किया जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कहानी में मृतक का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता है? इसका अंतिम संस्कार जो है वह पंचकुइया घाट पर किया जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वापसी पाठ में नौकर को काम से हटाने का निर्णय क्यों लिया गया? तो इसमें जो वापसी पाठ जो होता है इसमें नौकर को काम से हटाने का निर्णय लेने का कारण बताना है। तो कारण क्या था कि यह फिजूल खर्ची बचाने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा न हो इसीलिए जो कि वह काम से नौकर को हटाना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, वापसी पाठ में नरेंद्र की पत्नी 15 दिनों का राशन कितने दिनों तक चलाया? यानी जो 15 दिन का राशन होता है उसमें कितने दिन तक चलाया जाता है? तो 5 दिनों तक के लिए, केवल 5 दिनों के लिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, अभिशप्त कहानी में अहिरन छोटे बच्चों को घोल पिलाती है, यानी जो अभिशप्त कहानी है इसमें अहिरन छोटे बच्चे को जो है कि घोल पिलाती है, जैसे आंगन में, रास्ते में, सुबह में या अंधेरे में। तो इसका सही आंसर है रास्ते में, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न, अभिशप्त कहानी में लेखक ने तत्काल भारतीय समाज को कितने वर्गों में चित्रित किया है? तो 2 वर्गों में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, मिसपाल पाठ में मिसपाल के घर को रंजीत कहाँ सोए थे? मिसपाल के घर में जो है रंजीत जो है कहाँ सोते हैं, इसके बारे में बताना है। तो रंजीत जो है वह घर के दरवाजे पर सोते हैं, ऑप्शन इसका बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसपाल पाठ के आधार पर मिसपाल घर में समय बिताने के लिए किसका अभ्यास करती है? तो मिसपाल जो है कि किसका अभ्यास करती है समय को बिताने के लिए? तो संगीत और चित्रकला का, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताए कि कुपथ्य का मित्र कौन, पथ्य का शत्रु कौन? यानी कुपथ्य का मित्र जो होता है कौन होता है और पथ्य का शत्रु जो है कि कौन होता है, इसके बारे में बताना है। तो कौन हो जाएगा? रोग, यानी ऑप्शन ए जो है इसका वह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए किन पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का जिक्र है? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं बंगाली, महाराष्ट्री और एल्डर जो होते हैं इन सभी का जिक्र किया गया है, इसलिए उपरोक्त इसका आंसर ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक किसके अंत के कारण दुखांत हो गया है? तो किसके अंत के कारण यहाँ पे दुखांत हो गया है? तो नायक का जो अंत होता है जिसके कारण यहाँ पे दुखांत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने से दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और भी इस तरह का प्रैक्टिस सेट जो है कि आप लोग को मिलते रहेगा, जिससे आपकी तैयारी भी जो है कि आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं कि आपका 100 प्रश्न में जो है कि कितने प्रश्न जो है कि सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा पात्र विदेशी
आक्रांत का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं विदेशी जो पात्र है उसमें आक्रांत का प्रतीक बताना है कि कौन सा है। तो देख रहे हैं भारत दुर्दैव जो था यह विदेशी आक्रांत का प्रतीक था। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है कि ध्रुवस्वामिनी पाठ में ध्रुवस्वामिनी चंद्रे कहकर किसे पुकारती है। तो किसे कहकर जो है कि चंद्रे कहकर जो है कि पुकारा जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ध्रुवस्वामिनी पाठ में स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख किसने मांगी थी। किसने मांगी थी? तो ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे ध्रुवस्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि कोमा किस जाति की बालिका है। कोमा जो होती है वह किस जाति की बालिका होती है। तो शक जाति की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुवस्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि परित्यक्ता और भागिनी स्त्री स्वयं को कौन मानती है। यानी कि जो ध्रुवस्वामिनी जो पाठ है इसके आधार पर परित्यागता और जो भगिनी स्त्री जो है भागिनी स्त्री जो है अपने आप को कौन मानती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप देख रहे हैं जैसे कोमा है यहाँ पर, या फिर मंदाकिनी, ए और बी दोनों, या फिर ध्रुवस्वामिनी। तो यहाँ पे सही आंसर इसका होगा ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका वह सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न यहाँ पे आधे अधूरे नाटक के आधार पर बताएं कि सावित्री के कितने मित्र हैं। तो कितने मित्र होते हैं यहाँ पे सावित्री के तो ये बताना है 4 मित्र होते हैं। कितने मित्र? 4 मित्र होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ किन कारणों से स्वयं को हीन समझता है। किन कारणों से समझता है? तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति, सामाजिक देख रहे हैं यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक, ये सभी जो कारण है उसे अपने आप को स्वयं को हीन समझने का कारण था। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आधे अधूरे नाटक में सिंघानिया और जगमोहन को लेकर किए गए किसके व्यंग एवं कटाक्ष भी बिलियर्ड्स के खेल की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे बिलियर्ड्स जो खेल होता है उसकी याद जो कि दिलाया जाता है किसके व्यंग और कटाक्ष में। तो ऑप्शन इसका जो राइट है बी महेंद्र नाथ, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न देखेंगे आधे अधूरे नाटक में सावित्री के सामने कौन दब्बू बने रहने के लिए विवश है। दब्बू बने रहने के लिए कौन विवश रहता है? तो महेंद्रनाथ, ऑप्शन डी जो है वह इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो ये पंत के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है इसका वह सही हो जाएगा, पंत। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि राहुल, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन के सिंधो की भाषा को क्या कहा है। तो जो राहुल सांस्कृत्यायन जो होते हैं ये जो होते हैं सिद्धों की जो भाषा होती है उसे जो कि क्या कहा गया है ये बताना है आप लोगों को। तो इसे जो है कि मगही कहा गया। कौन सा भाषा? मगही, ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले का नाम है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्हीं के द्वारा जो है पुराने अपभ्रंश को जो कि पुरानी हिंदी कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के काल विभाजन करके नामकरण करने वाला प्रथम इतिहासकार हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है यह नामकरण किया गया था और नामकरण करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ है, इनके द्वारा जो है कि कौन सा ग्रंथ जो है कि रचित यानी रचना किया गया है। तो द मॉडर्न
वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह जो ग्रंथ था यह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है रचित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किन खंडों में विभाजित किया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो है जो आदिकाल होता है उसे संधि काल और चारण काल इन दोनों में जो है कि विभाजित किया गया है, इसलिए इसका आंसर जो सी है ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उनका नामकरण किया है। तो 4 काल में जो विभक्त किया गया था रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य को, तो वह जो 4 काल है विभक्त करने के बाद उसका नामकरण जो है कि क्या किया गया सो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो जैसे उसका नाम था वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल, यानी 1 2 3 और ये 4 देख रहे हैं। इन 4 काल में विभाजित किया गया था। इसका नामकरण भी आप समझ रहे होंगे, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च स्थान सबसे ऊपर जो है कि किसे मतलब प्राप्त है ये आप लोग को बताना है। तो देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। यानी जो हिंदी साहित्य है इसमें किस ग्रंथ में जो है हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है क्रमानुसार दिया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा इस्तबार द ला लित रेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका वह सही हो जाएगा। क्या है, इस्तवार द ला लित रेतयूर इंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद, तो क्या नाम दिया है, वीरकाल, ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल की कौन सी रचना इनमें गद्य रचना है। जैसे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये सभी जो है कि आदिकाल की रचना है, इसमें से कौन सा रचना जो है कि वह गद्य के लिए मतलब गद्य रचना है ये आप लोग को बताना है। तो ये कौन है, देख रहे हैं राहुल बेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये सभी जो है यह गद्य रचना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो आगे देख रहे हैं। आदिकाल की अधिकांश रचनाओं में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो वीर रस की, आदिकाल में अधिकांश जो है किस रस की अभिव्यक्ति किया गया है, तो वीर रस की अभिव्यक्ति जो है ज़्यादातर किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। नाथ साहित्य किस काल की रचना है। तो नाथ साहित्य जो है यह आदिकाल की रचना है, ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। नई कविता का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। जो नई कविता है इसका नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो अज्ञेय के द्वारा जो है अज्ञेय के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। आगे प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास को कितने युगों में विभक्त किया गया है। तो 3 युगों में विभक्त किया गया, ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सठोतरी कहानी में किस महिला कहानीकारों का योगदान कहा है। यानी सठोतरी जो कहानी है इसमें किस महिला कहानीकारों का योगदान कहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन से कहानीकार का योगदान रहा, तो ऑप्शन आपके सामने है मन्नू भंडारी, सुधा अरोरा, उषा प्रियवदा, शिवानी और कृष्णा सोबती। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा इन सभी का योगदान रहा, ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। व्यक्ति के ईमानदारी से अच्छाई झलकती है, वाक्य का संबंध है। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति का ईमानदारी जो है उसकी अच्छाई से झलकता है,
इस वाक्य का संबंध जो है कि कौन से मतलब इस वाक्य का संबंध बताना है किससे है, भाववाचक संज्ञा से है, जातिवाचक संज्ञा से है, या विशेषण से है, या फिर विशेषज्ञ से है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाववाचक संज्ञा। उसके भाव के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा से संबंध रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो आपको पहचानना है, जैसे कौन, जो, कोई, वह। अनिश्चय मतलब कि जिसका कोई भी निश्चय नहीं किया जा रहा है, जैसे कोई यहाँ पे देख रहे हैं कोई का मतलब ये निश्चय फिक्स मतलब नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये इसका जो देख रहे हैं कोई जो होता है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका जो सी आंसर होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भी क्रिया के साथ जो है कर्म का प्रयोग न किया जाए उसे जो है कि अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही हो जाएगा आंसर। शिव शब्द से बनने वाला विशेषण है, यानी जो शिव शब्द जो होता है इससे जो कि इससे बनने वाला जो विशेषण हो सकता है वह कौन सा है, ये यहाँ पर बतलाना है। तो शिव से शैव बन सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, बनने वाला जो विशेषण है वह शैव है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे व्यक्त करने वाला शब्द है, यानी जिसके लिए कोई क्रिया किया जाता है उसे व्यक्त करने के लिए जो शब्द बताना है कौन सा शब्द होता है? तो संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि का, के की विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे आप पढ़े होंगे, आप ग्रामर में हिंदी व्याकरण जब पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि जो का, के, की जो होता है ये संबंध कारक का संबंध विभक्ति का चिन्ह कारक है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि लीटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में जो है कि कौन सा समास है ये बताना है। तो लोटा डोरी जो देख रहे हैं इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका वह सही हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स आज का इस प्रैक्टिस सेट का, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है, यानी अंधे की लाठी ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके 100 प्रश्न जो है कि कंप्लीट हो जाते हैं, और ये सभी प्रश्न जो है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सभी टॉपिक का जो कलेक्शन जो है कि इसमें किया गया था, जितने भी टॉपिक आपका जेएसएससी सीजीएल में जो पूछा जाएगा उन सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन को लिया गया है आप देखे भी होंगे। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यानी 100 में कितने क्वेश्चन जो है कि आपके सही हो रहे हैं। और अगर ज़्यादा कम हो रहे होंगे तो आप जो है कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगे रहिए, और अपना जो भी मतलब पढ़ाई पे फोकस है वह करते रहिएगा। एग्ज़ाम भी जो इसका बहुत जल्द होने वाला है, तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो भी आगे आप लोगों को मिलते रहेगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे जो भी वीडियो जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।